नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी नई लेक्चर सीरीज रॉक इंजीनियरिंग में। रॉक इंजीनियरिंग एक ऐसी सब्जेक्ट है जो दो सब्जेक्ट्स को मिला के बनाया हुआ है। जियोलॉजी, इंजीनियरिंग जियोलॉजी और रॉक मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग जियोलॉजी क्या होता है कि जियोलॉजिकल प्रॉपर्टी जो होती है, जैसे कि उस रॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, उस सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, उसके जॉइंट्स का पैटर्न क्या हो गया, उन जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का हम इंजीनियरिंग में कैसे यूज़ करते हैं, इस तरह की स्टडी हम जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग में करते हैं। उसके फॉल्ट जोन क्या है और ये सब, प्लस रॉक मैकेनिक्स। रॉक मैकेनिक्स में क्या होता है कि रॉक अपना स्ट्रक्चर का फाउंडेशनल एलिमेंट होता है। उस फाउंडेशनल एलिमेंट पे उस फाउंडेशनल एलिमेंट पे अप्लाइड स्ट्रेस के कारण उस रॉक का बिहेवियर क्या है, उसका डिफॉर्मेशन क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ओके, तो रॉक इंजीनियरिंग को हम सिंपली कह सकते हैं कि ये इंजीनियरिंग जियोलॉजी और रॉक मैकेनिक्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। और जहाँ भी इंजीनियरिंग वर्ड आ जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि जो भी अपने पास सेक्शन है उसका एफिशिएंट और इकोनॉमिकल यूज़ आना चाहिए, और वो भी रॉक्स की सारी प्रॉपर्टी को जानते हुए उसके साइंटिफिक स्टडी करके उसका अप्लाइड स्ट्रेसेस के अनुसार एफिशिएंट यूज़ पता होना चाहिए। इसके लिए हम इसकी स्टडी करेंगे। इस सब्जेक्ट को आप आरटीयू के द्वारा 2 क्रेडिट का दिया गया है ना? और मैक्सिमम मार्क्स इसके 100 से। और इस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो इस प्रकार है कि फर्स्ट यूनिट अपनी होगी इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। रॉक का क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि कोई भी रॉक मास है, उसकी प्रॉपर्टीज़ हर एरिया टू एरिया, जगह से जगह वेरी करती रहती है। तो हम उसे कॉमन लैंग्वेज दे सकें, उस कॉमन लैंग्वेज को प्रोवाइड करने के लिए हम उसका इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसमें हम फॉलोइंग टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे इंटेक्ट रॉक क्लासिफिकेशन, रॉक मास क्लासिफिकेशन जिसमें हम तेरजा की रॉक नोट क्लासिफिकेशन, ऑस्ट्रियन जनरल क्लासिफिकेशन, पेरिस रॉक क्वालिटी क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चरल रेटिंग कंसेप्ट्स क्या होता है, आरएमआर रॉक मास रेटिंग्स क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्यू क्लासिफिकेशंस क्या होता है, और इंटर रिलेशंस बिटवीन क्यू एंड आरएमआर क्लासिफिकेशन। ये क्या है? रॉक की क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे स्ट्रेंथ को, उसकी जॉइंट और डिफॉर्मेशंस जो होते हैं, उसका पैटर्न क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी इंटेंसिटी क्या है, जॉइंट्स की प्रॉपर्टी क्या है, उन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरीके की प्रेफरेंस देके अलग अलग टाइप की क्लासिफिकेशन किए हैं। ओके, फिर हम फर्दर यूनिट्स में देखेंगे कि इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज और लेबोरेटरी टेस्ट ऑन रॉक्स। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? जैसे पोरोसिटी हो गया, डेंसिटी हो गया, मॉइस्चर कंटेंट हो गया, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, परमिएबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, इन सब चीज़ों को हम स्टडी करेंगे। और स्टडी करने के बाद इन प्रॉपर्टी के हिसाब से हम देखेंगे कि इस रॉक की प्रॉपर्टीज वास्तव में क्या है, मतलब इस रॉक की एक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है और उसको हम कहाँ कितना यूज़ कर सकते हैं। यह पता होने के बाद हमें इन सब प्रॉपर्टीज़ को डिटरमिन करने के लिए अलग अलग टाइप के लेबोरेटरी टेस्ट करने पड़ते हैं। जैसे स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम यूसीएस टेस्ट करते हैं। यूसीएस टेस्ट से हमें रॉक मास की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता चलती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता होगी तो हम जॉइंट पे उसकी शेयर स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं, अगर जॉइंट्स की प्रॉपर्टी हमें पता है तो। इस तरह से हम अलग अलग टाइप के टेंसाइल स्ट्रेंथ के ब्राजीलियन टेस्ट किया जाता है। शेयर के लिए हम पंचिंग शेयर और डायरेक्ट शेयर टेस्ट करते हैं। रॉक मेंबर या रॉक एलिमेंट की फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ निकालते हैं फ्लेक्सुरल टेस्ट करके। इस तरह के हम लेबोरेटरी टेस्ट करके इसकी जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ होती है उसको हम डिटरमाइन करेंगे। फिर नेक्स्ट यूनिट में हम उसके जो इन सीटू टेस्ट करते हैं, इन सीटू मतलब ऑन साइट टेस्ट जो किए जाते हैं, जैसे कि प्लेट लोड टेस्ट फॉर डिफॉर्मेबिलिटी, फील्ड शियर टेस्ट फॉर जॉइंट्स, जॉइंट्स के जो पैटर्न्स जो होता है उसका जो ओरिएंटेशन है वो फील्ड पे हमें प्रॉपर मिलता है। उस पैटर्न्स, उस एनवायरनमेंट, उस क्लाइमेट में
उसके जॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, ये चेक करने के लिए हम फील्ड शियर टेस्ट करते हैं। फिर रॉक की जॉइंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, जॉइंट्स के बीच में रफनेस कितनी है, उसके लिए हम रफनेस कोफिशिएंट निकालेंगे। उसके बाद इसका स्केल इफेक्ट, इसके ऊपर जो इरेगुलरिटीज होती है जॉइंट्स में वो देखेंगे। जॉइंट्स के बीच में जो डायलेशन होता है, जॉइंट्स का ओरिएंटेशन क्या है, जॉइंट की इंटेंसिटी कितनी है, जैसे कि पर यूनिट लेंथ में 1 2 3 4 ऐसे कितने जॉइंट्स हैं, पर यूनिट लेंथ में जॉइंट्स जितने होंगे उसकी जॉइंट्स की इंटेंसिटी होगी। जितने ज़्यादा जॉइंट्स की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा रहेगी उतने वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर्ड, और मतलब फ्रैक्चर्ड रॉक मास मिलेगा। ओके। और उसके बाद हम उसकी यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंटेड रॉक मास निकालेंगे। ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रेंथ ऑफ रॉक इन अनकन्फाइंड कंडीशन, अनकन्फाइंड कंडीशन एक तरह से क्या होती है कि उसके ऊपर हम सराउंडिंग कन्फाइनमेंट नहीं लगाते। एक तरह से जो यूसीएस टेस्ट होता है, यूसीएस टेस्ट में क्या होता है कि कोई भी हमने स्पेसिमन रॉक मास का कोर कटिंग करके लिया, उस स्पेसिमेन पे डायरेक्ट हम वर्टिकल मतलब अलोंग द लेंथ हम फोर्स लगाते हैं। फिर फोर्स लगाने के कारण एक पर्टिकुलर फोर्स पे वो ब्रिटल फ्रैक्चर करेगा। उस ब्रिटल फ्रैक्चर पे हम उसकी स्ट्रेंथ को डिटरमिन करते हैं। पर इस पूरे टेस्ट में आपने देखा होगा कि हमने उसके पेरीफेरी मतलब जो भी उसका मतलब पेरीफेरल एरिया है उसके ऊपर हमने कन्फाइनमेंट नहीं लगाया है। तो इस तरह के टेस्ट को अनकन्फाइंड टेस्ट कहते हैं। तो जैसे हम सॉइल मैकेनिक्स में मोर कूलॉम क्राइटेरिया फॉर शेल स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन करते हैं, उसी तरह से रॉक इंजीनियरिंग में रामामूर्ति स्ट्रेंथ क्राइटेरिया है, सिंह एर राव स्ट्रेंथ क्राइटेरिया है। उसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट बार्टन मेथोडोलॉजी को देखेंगे। ओके। उसके बाद ये तो हो गया अनकन्फाइंड कंडीशन में रॉक की प्रॉपर्टी या इसकी स्ट्रेंथ कितनी है वो निकालने के लिए। कन्फाइंड कंडीशन में हम रॉक की स्ट्रेंथ निकालने के लिए हुक एंड ब्राउन क्राइटेरिया और पैराबोलिक स्ट्रेंथ क्राइटेरिया का यूज़ करेंगे। ओके। देन हम बियरिंग कैपेसिटी ऑफ रॉक निकालेंगे। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ रॉक मतलब रॉक एक्चुअली होता क्या है कि हमारा मेनली फाउंडेशनल एलिमेंट होता है, उसके ऊपर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा रहता है। तो उस स्ट्रक्चर के ऊपर जो भी लोड होता है वो अल्टीमेटली फाउंडेशन में ट्रांसफर होता है। तो फाउंडेशन में अपना एलिमेंट सोइल की जगह अभी क्या है, रॉक है। रॉक होने के कारण हमें उस रॉक की बियरिंग कैपेसिटी पता होनी चाहिए, ताकि उस कैपेसिटी के हिसाब से हम फाउंडे सुपर स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर सकें, उसकी लोडिंग को डिज़ाइन कर सकें। तो उसके लिए हम बियरिंग कैपेसिटी ऑफ इंटैक्ट एंड जॉइंटेड रॉक मास करेंगे। ठीक है ना, वो भी आईएस मेथडोलॉजी से और सिंग एंड राव मेथड से। ठीक है। तो ये अपना आरटीयू 6 सेमेस्टर का सिलेबस है रॉक इंजीनियरिंग का, जिसे हम लगभग 40 एक क्लासेस में फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ओके। और फिर अगर शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले समझेंगे कि रॉक क्या होती है। रॉक एक तरह से एक मिनरलोजिकल कंपोजिशन होता है। मिनरल्स जिसमें माइका, एस्बेस्टोस, अर्थ के सारे क्रस्ट के मिनरल्स हो गए। हमने जियोलॉजिकली रॉक को 3 क्लास में डिवाइड किया होता है, जैसे कि इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। इग्नियस रॉक जो होती है वो अगर लावा के कूल डाउन से बनती है। अगर लावा हमारा सरफेस, अर्थ सरफेस या क्रस्ट के अंदर ही अगर कूल डाउन हो जाता है तो उससे हमें जो रॉक मिलती है वो हमारी कौन सी होती है, एंडोथर्मिक रॉक होती है। और अगर वो बाहर आके अगर कूल डाउन होता है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रॉक हो जाएगी। मतलब हम ये एंडोथर्मिक नहीं कह सकते इसको, चलो इसको बाद में देखेंगे। तो इस तरह से अपनी एक नियस रॉक मिलती है। उसके बाद हम सेडिमेंट्री रॉक देखेंगे। सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है कि जब इग्नियस रॉक या मेटामॉर्फिक रॉक होती है उसका वेदरिंग और डिपोजिशन एक्टिविटी होती है एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण, जैसे विंड, टेम्परेचर वेरिएशंस हो गया, और थर्मल वेरिएशन, टेम्परेचर वेरिएशन, प्रेशर वेरिएशन, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स हो गए, जैसे कि एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए। तो उससे क्या होता है कि वो रॉक उस जगह से वेदर्ड आउट हो जाती है। वहाँ से फिर विंड या फिर अदर फोर्सेस, एनवायरमेंटल फोर्सेस के कारण वहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट होती है और किसी दूसरी जगह पे जाके वो क्या होती है, डिपॉजिट हो जाती है। तो वहाँ पे डिपॉजिट होने के बाद
वहाँ पे वो कंप्रेस होती है, कंप्रेस के बाद वो लेयर लेयर में एक कॉम्पैक्ट रॉक मास डेवलप करती है। तो उस कॉम्पैक्ट रॉक मास को ही हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक हमें लेयर्ड फॉर्म में मिलती है, लेयर्ड फॉर्म में मिलती है। और दूसरा क्या है कि यहाँ से वो कहीं और जगह ट्रांसपोर्ट होती है, तो ट्रांसपोर्ट होने के कारण उसके बीच में प्लांट्स और एनिमल भी फंस के या फिर धंस के रह जाते हैं। उसके कारण हमें इस सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल्स की उपलब्धता रहती है, फॉसिल्स जिससे पेट्रोलियम बनता है। तो हमेशा सेडिमेंट्री रॉक में पेट्रोल रहेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट होता है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक ये होती है कि कोई भी रॉक सेडिमेंट्री होगी या इग्नियस होगी, अगर उसे हम हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर पे जब फिर से ट्रीट किया जाता है तो हमें नई रॉक मिलती है जिसकी मिनरोलॉजिकल कंपोजिशंस और उसके जो जॉइंट्स प्रॉपर्टी होती है वो बदल जाती है। इससे जो रॉक मिलती है वो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक होती है। अब हम आते हैं अपनी इंजीनियरिंग पे। ये तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया। इंजीनियरिंग में रॉक को हम मिनरल के कंपोजिशन से क्लासीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा इंजीनियरिंग में मेन पर्पस रॉक से क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसमें पोरोसिटी कितनी है, परमिएबिलिटी कितनी है। तो हम इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक से एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर इग्नियस है तो इसकी मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी, इसमें पोरोसिटी कम रहेगी, इस तरह से। पर ये हमेशा सही नहीं होगा। इसका कारण है कि रॉक मास जो होता है वो थ्रू आउट द हमारा स्ट्रक्चर एक यूनिफॉर्म नहीं होता है। उसके बीच में कहीं इग्नियस है तो कहीं हल्का सा 1 मीटर आगे जाके उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। अगर ऐसा होता है कि उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो फिर हम इनिशियल केसेस को यूज़ करके पूरे का पूरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन नहीं कर सकते। इसलिए हमें उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी जॉइंट की इंटेंसिटी को, उसकी जॉइंट की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए इसका इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ी। तो फिर इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों हुई, ये हमने समझ लिया। उससे क्या है कि अगर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जैसे कि हमारा फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक ही है कि इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अगर हमें रॉक मास की प्रॉपर्टीज पता है और उसके जॉइंट्स के पैटर्न्स पता है तो उसके ऊपर लगने वाले लोड की कैपेसिटी हम उस रॉक मास की कैपेसिटी हम निकाल सकते हैं। अगर रॉक मास की कैपेसिटी हमने निकाल ली तो उस कैपेसिटी से ज़्यादा का अगर लोड उसके ऊपर लगेगा तो फेल कर जाएगा। एक्चुअली फाउंडेशन एलिमेंट फेल नहीं करना चाहिए। अगर लोड ज़्यादा आ रहा है तो उतनी एडिशनल लोड के हिसाब से हमें उस रॉक मास को रीइंफोर्समेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम रॉक बोल्ट्स को भी यूज़ करते हैं। रॉक बोल्ट्स सॉरी क्या होते हैं फर्दर चैप्टर्स में देखेंगे, ओके। तो इस तरह से हमें उस रॉक मास की उस ओरिएंटेशन जिस पे एडिशनल लोड लगने से उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा, उसे सेफली बेयर करने के लिए हमें उस एलिमेंट, रॉक एलिमेंट को, रॉक मास को रीइंफोर्स करना पड़ेगा। रीइंफोर्स हम शॉर्टकट से कर सकते हैं, रॉक बोल्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं, और भी मेथड्स होते हैं, वो हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इंटेक्ट रॉक और रॉक मास, हमने उसका नेक्स्ट चैप्टर देखा है जैसे कि इंटेक्ट रॉक क्लासिफिकेशन। तो इंटेक्ट रॉक क्या होती है? इंटेक्ट रॉक का मतलब होता है ऐसी रॉक एलिमेंट, रॉक मास में से एक ऐसा टुकड़ा लेके आए जिसमें कोई डिसकंटिन्यूटी ना हो, हल्के से हेयर क्रैक्स भी ना हो, फिशर क्रैक्स भी ना हो, कुछ भी तरह की फ्रैक्चर्स, डिसकंटिन्यूटी ना हो, और बिल्कुल ही प्योर रॉक मास हो, उसकी मटेरियल स्ट्रेंथ उस रॉक की वहाँ पे बियर कर रही हो, उस तरह के रॉक मास को हम इंटेक्ट रॉक मास कहते हैं। उसकी क्लासिफिकेशन हम उसके स्ट्रेंथ, पोरोसिटी के हिसाब से या फिर उसके मटेरियल कंपोजिशन के हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। फिर रॉक मास आता है। रॉक मास एक ब्रॉडर टर्म है। जैसे कि इंटैक्ट रॉक मास के हमने मतलब टुकड़ों का आपस में अरेंज करके रख दिया। उन दोनों, दो इंटैक्ट रॉक मास के बीच में एक जॉइंट क्रिएट होता है। उस जॉइंट, ऐसे जॉइंट्स को कंसिडर करके हम जब पूरे रॉक मास की स्टडी करते हैं, मतलब पूरे के पूरे स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, पूरे के पूरे रॉक एरिया की स्टडी करते हैं, तो उसमें बहुत सारे जॉइंट्स, बहुत सारी डिसकंटिन्यूटीज, बहुत सारे फिशर्स एंड हेयर क्रैक्स मिलते हैं।
तो फिर रॉक मास में अगर इतने सारे के क्रैक्स मिलते हैं तो हम रॉक मास को सिर्फ उसकी इंटैक्टनेस की प्रॉपर्टी के हिसाब से क्लासीफाई नहीं कर सकते। मतलब मिनरल की जो प्रॉपर्टीज होती है, तो जैसे कि मान लिया कि माइका है, उसमें डायमंड है, कुछ भी है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है उस स्ट्रेंथ को हम रॉक मास की स्ट्रेंथ नहीं कह सकते, क्योंकि वो स्ट्रेंथ अचीव करने से पहले ही वो उस जॉइंट पे क्या हो जाएगा, फेल कर सकता है। तो इसलिए रॉक मास जो होता है वो एक ब्रॉडर टर्म होती है, और उसका जो माइक्रोस्कोपिक और मिलीमीटर वे में या फिर सेंटीमीटर्स में हम एक रॉक कट करके लाते हैं जिसमें कोई क्रैक्स ना हो, तो उसको हम इंटैक्ट रॉक कहते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा रॉक मास और इंटैक्ट रॉक मास के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। फिर टेरजागी ने भी रॉक मास की क्लासिफिकेशन दिए थे। ऑस्ट्रिया में टनलिंग में हम कितने टाइम तक उस टनल को सस्टेन कर सकते हैं बिना किसी सपोर्ट के, तो उस हिसाब से उसने रॉक को क्लासीफाई किया था ऑस्ट्रियन क्लासिफिकेशन में। डेरिस रॉक क्लासिफिकेशन, इसने मतलब रॉक को, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इग्नियस है, मेटामॉर्फिक है, उसके जॉइंट की प्रॉपर्टी क्या है, जियोलॉजी क्या है, उसके हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन किया था। इन सारी चीज़ों को हम आगे चैप्टर में देखेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्टरी चैप्टर हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स से शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।